फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो यहां पे मैं बता दूं, आज मैं आया हूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर। तो आप लोग पढ़िएगा। 3 प्रश्न यहां पे हमने शामिल किया है और ये तीनों प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पहले ही बताया था कि एक सप्ताह में फर्स्ट ईयर है तो 2 सब्जेक्ट चलेगा। तो इस सप्ताह में जो है हम लोग बात किए हैं बायो साइंस के ऊपर और एक बात किए हैं CHN के ऊपर। तो जो है ये कल तक बायो साइंस चलेगा और फिर जो है संडे को हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव लेकर। फिर अगले सप्ताह में जो है हम लोग करेंगे जो 2 सब्जेक्ट बच चुका है उस पूरे सप्ताह जो है उसी 2 सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। इससे होगा क्या कि कम से कम आपको 6 से 7-8 क्वेश्चन आप लोग को मिल गया होगा। जैसे इस सप्ताह में आप लोग देखे होंगे तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 9 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला होगा। 9 3 क्वेश्चन तीनों दिन हम लेकर आ जाए हैं। तो 9 क्वेश्चन हो गया एक सप्ताह में। ऐसे कितना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन होता तो 6 क्वेश्चन होता। तो यही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को हो जाए, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनको फ़ायदा हो। तो चलिए आज हम देखते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि रोग के रोकथाम के स्तर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि स्वास्थ्य के देखभाल के कितने स्तर है या रोग के देखभाल के कितने स्तर है, समझाइए। तो इस चीज़ को जो है 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा। क्या लिखना है चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए, रोग निवारण के 3 स्तर, रोग निवारण या स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर होते हैं। पहला है प्राथमिक रोकथाम मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी देखभाल, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, द्वितीयक देखभाल। और तीसरा होता है थर्ड प्रिवेंशन मतलब तृतीयक रोकथाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा होता है या इसी को बोलते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं 3 प्रकार से रोगों का रोकथाम किया जाता है, 3 स्तर में देखभाल किया जाता है रोगों का। तो चलिए हम लोग अब शुरू से देख लेते हैं। पहला है प्राथमिक रोकथाम मीन्स प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है तो रोग उत्पन्न होने से पूर्व किया गया प्रयास जो कि बीमारी को होने से रोकता है, प्राथमिक रोकथाम कहलाता है। चूँकि यह बीमारी उत्पन्न होने से पूर्व किया गया रोकथाम है, अतः इसे वास्तविक रोकथाम माना जाता है। देखिए, जो प्राथमिक रोकथाम होता है आमतौर पे इसे हम लोग सतर्क रहने के लिए भी बोलते हैं। अब जैसे किसी को कोई चीज़ से एलर्जी है तो उसको हम क्या सलाह देते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम ये चीज़ ना करो, तुम इस चीज़ से बच के रहो। मीन्स क्या होता है कि उस बीमारी को उत्पन्न होने से पहले ही हम उससे जो है बचने का प्रयास करते हैं, रोकथाम करने के लिए जो है प्रयास किया जाता है। तो वही होता है प्राथमिक रोकथाम। प्राथमिक रोकथाम मतलब क्या होता है कि रोग उत्पन्न होने से पूर्व, मतलब रोग उत्पन्न नहीं हुआ है, मतलब कोई भी रोग आने से पहले ही उस रोग के बारे में, उस रोग के निदान के बारे में प्रयास कर रहे हैं, रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वही होता है प्राथमिक रोकथाम। अब चूँकि यहाँ पे होता है कि बीमारी उत्पन्न नहीं हुआ है, यह बीमारी उत्पन्न होने से पहले ही हम इसके बारे में रोकथाम के लिए सोच रहे हैं, तो इससे हम जो है वास्तविक रोकथाम भी मानते हैं। ये बीमारी को आपको होने से बहुत बचाता है। किसी भी चीज़ के बारे में आप सिक्योर रहेंगे पहले से ही सोच कर, तो क्या होता है आदमी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। तो यही होता है प्राथमिक रोकथाम। यहाँ पे रोग उत्पन्न नहीं हुआ है, रोग से पहले ही उसका प्रिवेंशन करना, रोकथाम के लिए सोचना, वही होता है प्राथमिक रोकथाम। द्वितीयक रोकथाम देख सकते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है तो प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं है। अब होता ऐसे है कि हम प्राथमिक स्तर पर कितना भी चीज़ों को सोच ले कि हमें ये रोग के लिए जो है ऐसे रहना है, ऐसे रोकथाम करेंगे तो ये रोग है हमको नहीं होगा। बट ये संभव नहीं होता है कि आप जो जितना भी मेंटेन करके चलिएगा तो ये संभव नहीं है कि आपका वो बीमारी नहीं होगा। जैसे आप अगर डायबिटीज़ के लिए, आप बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होने से पहले ही आप डायबिटीज़ के लिए सोच रहे हैं कि हमें कम जो है मीठा खाना है, कम ऐसे पदार्थ लेना है जिसमें चीनी का मात्रा हो, उसके लिए आप पहले ही ये सब सोच के चल रहे हैं रोकथाम के लिए कि हमें आगे ना हो डायबिटीज़। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीज़ों को सोच के चल रहे हैं, ये सब रोकथाम के लिए पहले ही सोच रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। बहुत सारे लोग चीनी का यूज नहीं करते हैं फिर भी उनको डायबिटीज़ हो जाता है। क्यों होता है तो यही है, ये दूसरा का प्रिवेंशन में आता है। तो वही कहता है कि प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण सभी नहीं है, मतलब वहाँ पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं है क्योंकि वह रोग से पूर्व सोचा गया उपाय होता है रोकथाम के लिए। तो एवं सभी रोगों के टीके भी उपलब्ध नहीं होते। अब जो प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पे तो आदमी खुद से मैनेज करता है, खुद से चीज़ों को बचाने की कोशिश करता है किसी बीमारी से, तो उसके पास टीका आएगा कहाँ से, वहाँ पे टीका संभव होता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में रोगों को उत्पन्न होने पर या रोग के चिन्ह एवं लक्षण प्रकट होने पर अति शीघ्र रोगों को पता लगाकर उसका उपचार कर रोगों की जटिलताओं से बचा जाता है। अब देखिए सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है, द्वितीयक जो रोकथाम है,
प्रथम में क्या देखे हैं कि बीमारी का लक्षण कोई प्रकट नहीं होगा। बीमारी होने से पूर्व का वो अवस्था होता है जहाँ पे लोग अपना मैनेज करके रखता है कि हमें हमें जो है ये बीमारी ना हो, तो हमें इसे कैसे लेकर चलना है, क्या चीज़ करे, क्या चीज़ रोकथाम करे कि हमें बीमारी ना हो, ना अटैक करे। तो वो बीमारी से पहले ही सोचा गया होता है। बट जब द्वितीयक रोकथाम होता है तो इसमें लक्षण प्रकट होता है, इसमें लक्षण और बीमारी का चिन्ह रोग उत्पन्न होता है, दिखाई देता है। लेकिन चूँकि ये होता है कि प्राथमिक स्तर पर तो वो आदमी खुद मैनेज करता है, रोकथाम करता है कि हमें ये ना हो, हमें ये बीमारी ना हो, उसके लिए वो सोच के चलता है। तो वहाँ पे जो होता है उसके पास टीका कहाँ से उपलब्ध होगा, क्योंकि वो खुद चीज़ों को सोच कर चल रहा है, शुरू से वो उपाय सोचता है कि हमें रोग ना हो। बट अगर बाई चांस अगर कितना भी उपाय सोच के चले रोकथाम के लिए, तो फिर भी जो है उसको बीमारी अटैक कर ले, तो उसके पास तो कोई टीका वगैरह उत्पन्न होता नहीं है। तो अगर उसको कोई रोग का लक्षण दिखने लगा और प्रकट हो गया उसके अंदर, तो अति शीघ्र उसका पता लगाना चाहिए और उसका उपचार कर जटिलताओं से बचना चाहिए। तो सेकेंडरी स्टेज में प्रिवेंशन में ही कहा जाएगा कि यहाँ पे लक्षण उत्पन्न होगा, रोग दिखाई देगा, जो भी रोग हो उसका जैसा भी लक्षण दिखाई देगा उसका जांच करके तुरंत उसके रोग का उपचार किया जाएगा और रोग का जटिल होने से बचा जाएगा सेकेंड स्टेज में। ये होता है सेकेंड प्रिवेंशन। तृतीय जो स्तर का देखभाल होता है जिसको हम लोग टर्शियरी प्रिवेंशन बोलते हैं। रोग प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत भी रोग निवारण के स्तर पर रोग को सीमित रखना एवं रोग को नियंत्रित कर पाना संभव है। क्षतिग्रस्ता मतलब इम्पेयरमेंट, अपंगता, डिजेबिलिटी तथा कष्ट को कम करने के लिए विभिन्न रोकथाम संबंधी उपाय करना तृतीय स्तर की रोकथाम कहलाता है। अब देखिए दूसरा में हम लोग क्या देखें हैं कि लक्षण उत्पन्न होगा और हमें चाहेंगे कि भाई ये लक्षण उत्पन्न हो गया तो इसका तुरंत हमें ट्रीटमेंट हो जाए और इसके आगे होने वाले जो भी जटिलता है, जो भी खतरा है उससे बच जाए, तो वो होगा सेकेंड स्टेज। बट अब तीसरा स्टेज में होगा कि रोग हमें पूरा अब पकड़ चुका है, रोग जो है हमें मतलब कुछ दिनों से, मतलब बहुत दिनों से है, और यहाँ पे जो रोग है जैसे टीबी है, तो टीबी का अगर समान रूप से पकड़ चुका है, किसी के अंदर डिजेबिलिटी अपंगता हो चुका है, वो अपंगता हो चुका है, तो ये सब जो है कंप्लीट होने के बाद जो है तृतीय रोकथाम में ये सब किया जाता है। मतलब किसी के अंदर जो है वो समझिए किसी को अगर मोतियाबिंद कैटरैक्ट हो चुका है तो अब उसका रोकथाम कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए सर्जरी वगैरह होता है। इसी प्रकार से अगर किसी को अपेंडिक्स हो चुका है, तो अपेंडिक्स अब हो चुका है तो उसका इलाज कैसे होगा, तो उसको अपेंडिक्स को हटा दिया जाएगा अपेंडेक्टोमी के थ्रू। तो ये सब जो है तृतीय स्तर में होता है। मतलब ये सब जो भी आपके शरीर में रोग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है उसके बाद रोग निवारण के स्तर को भी सीमित रखना एवं रोग को नियंत्रित कर पाना संभव है। अब तृतीय जो स्टेज होता है इसमें भी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं, बट होता यह है कि इसमें रोग जो है पूर्ण रूप से क्या होता है आपके सामने प्रकट हो जाएगा। अब वो जो है किसी न किसी आपको निवारण को ढूंढता ही ढूंढता है। तो वही चीज़ें कहता है जैसे कोई चीज़ क्षतिग्रस्त, अपंगता तथा कष्ट को कम करने के लिए विभिन्न रोकथाम संबंधी उपाय करना तृतीय स्तर की रोकथाम कहलाती है। अब तृतीय स्तर में विभिन्न प्रकार के रोकथाम करने के लिए आप चीज़ें को सोचेंगे तो वही होता है तृतीयक रोकथाम। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चीज़ें जो है वो कष्ट को कम करने के लिए या जो भी चीज़ें आपको अंदर है उसको कम करने के लिए या रोकथाम करने के लिए संबंधित जो भी उपाय होता है वो तृतीय स्तर में होता है। तो चीज़ें को समझ लिए। पहला प्राथमिक में क्या था, रोग होने से पूर्व के संबंध में जो देखा जाए, मैनेजमेंट किया जाए, वो होता है प्राथमिक स्तर पर देखभाल। द्वितीय स्तर का जो रोकथाम था उसमें कोई रोग अभी हल्का ही लक्षण दिखाई दिया है और उसका तुरंत जो है लक्षण या जो भी चीज़ें हैं देखकर और उसका ट्रीटमेंट उपचार कर देना जिससे आगे जटिलता न हो, तो वो होता है द्वितीयक स्तर। तृतीयक स्तर में जटिलता आपको पकड़ चुका है, मतलब स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका है कि आपके अंदर अपंगता है या आपको कोई कष्ट है या कोई आपका क्षति हो चुका है। तो ऐसे में जो एकदम क्लियर हो चुका है कि आपके अंदर ये बीमारी है और ये बीमारी बहुतों दिन से है, तो उसके लिए जो काम किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के रोकथाम संबंधी उपाय किया जाता है, तो वो होता है तृतीयक रोकथाम में। और ये रोकथाम का लास्ट स्टेज होता है। इसके बाद जो है भयंकर खतरनाक रूप वो बीमारी ले लिया होता है। तो ये 3 स्तर होता है देखभाल का, हम लोग देख चुके हैं बड़ी आसानी से। अब हम लोग चलते हैं, एक और ज़बरदस्त प्रश्न है हम सभी के बीच में। एक प्रश्न है रैपिड सैंड या द्रुत रेत फिल्ट्रेशन। देखिए इसको ओवरव्यू समझ लीजिए। रैपिड सैंड या यांत्रिक फिल्ट्रेशन क्या होता है, मैकेनिकल फिल्टर। देखिए इसे यांत्रिक फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। द्रुत रेट फिल्टर 2 प्रकार के होते हैं, भार पद्धति और दाब पद्धति। देखिए जो रैपिड सेल्ड फिल्ट्रेशन होता है इसको हम लोग स्लो द्रुत रेत फिल्टर भी कहते हैं। ये होता है नॉर्मली आपको जो गंदे वाटर होते हैं उसको क्या करता है, ये छानने के लिए काम में आता है, फिल्टर करने के लिए काम में आता है। इस प्रोसेस में होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई गंदे, जैसे मानिए ये टैब है,
ये टैब है, ये टैब है। अब इस टैब में हमें पानी क्या करना है, छानना है। तो नीचे इसका एक लेयर होता है जिसमें क्या होता है, ग्रेविटी वगैरह या कोई चीज़ यूज किया जाता है जो इसके लेयर में होता है। ऊपर होता है यहाँ पे सैंड रखा जाता है, बालू रहता है, और ऊपर में ये पानी रहता है। अब होता है कि जो ये और यहाँ पे जो है फ्रेश छानने के बाद फ्रेश पानी निकलने के लिए यहाँ पे नल लगा होता है जिसको हम लोग टोटी भी बोलते हैं। अब होता है कि इसमें कोई अगर पानी डलेगा, पानी डालते ही क्या करता है, इस पानी में जो है कोई चीज़, कोई रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, जैसे ब्लीचिंग वगैरह या क्लोरीन वगैरह मिलाते इसलिए कि कोई अगर गंदा पानी हो तो उसमें का जो भी सूक्ष्म कण हो वो क्या हो, नष्ट हो जाए। तो इसमें मिलाने के बाद होता यह है कि ये पानी आता है यहाँ सैंड में, और ये बालू क्या करता है, अपने अंदर जो भी पानी में चीज़ें पदार्थ है उसको क्या करता है, ये अपने अंदर से साफ़ कर देता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है बालू, और ये करने के बाद फिर पानी को नीचे भेजता है। और इसके तह पर जो है पानी क्या होता है, प्रेस लगने से पानी जो है वो फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद जो गंदापन चीज़ होता है पानी का वो इसके तलहटी में रुक जाता है, और जो फ्रेश पानी होता है वो यहाँ पे निकल जाता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि कभी कभी मिट्टी और पानी से मिला हुआ जो है आप किसी बर्तन में रखिए तो क्या होता है, मिट्टी नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी एकदम जो है सिर्फ पानी बच जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी सेम होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। अब चलिए देखते हैं। तो जो द्रुत रेट फिल्टर है, जो सैंड फिल्टर, जो रैपिड सैंड फिल्टर है, इसे हम लोग यांत्रिक फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। द्रुत फिल्टर में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भार पत्ती का उपयोग और एक होता है दाब पत्ती का उपयोग। तो ये चीज़ों को समझिए। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं यांत्रिक फिल्टर से। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे है कि यांत्रिक फिल्टर से जल शोधन में निम्न प्रक्रिया शामिल है। अब जो मैकेनिकल या जो सैंड रैपिड फिल्ट्रेशन है, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है, इसमें अलग अलग प्रोसेस है। कुल 5 प्रकार से जो है चीज़ों को किया जाता है। मैंने आपको पहले ही क्या बताया कि एक डब्बा है, ये डब्बा है पानी का, समझिए। इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। पानी होता है, पानी में गंदापन को दूर करने के लिए रसायन मिलाया जाता है। रसायन में फिटकिरी वगैरह होता है, मिलाकर फिर उसको अगला प्रोसेस किया जाता है कि उसको अच्छे से जो है मिश्रण किया जाता है। पानी और फिटकिरी को अच्छे से मिश्रण करके कुछ देरों के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है फिर पानी को क्या किया जाता है, उस टैब में डाला जाता है। इस टैब में डालने के बाद होता है कि पानी जैसे जैसे मतलब समय बिताता है वैसे वैसे क्या होता है, इसके अंदर में बालू का एक लेयर होता है। इस बालू के लेयर होता है, नीचे एक और लेयर होता है। बालू अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और फिर नीचे भेजता है। नीचे भेजने के बाद होता है कि पानी जो गंदा थोड़ा मोड़ा है वो होता है इसके तल में बैठ जाता है और फ्रेश पानी बाहर निकलता है। तो यही प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस के 5 स्टेप में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रोसेस है स्कंदन का, कोगुलेशन का। ध्यान में दीजिएगा। पहला है, एक क्वेश्चन VVI है इस बार के लिए, VVI है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन 5 नंबर के लिए। तो देखिए ये पूछेगा, या ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घरेलू स्तर पर पानी के स्वच्छ करने का या साफ़ करने का क्या तकनीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घरेलू स्तर पर पानी साफ़ करने का कौन कौन से विधि है, या आपसे पूछेगा कि रैपिड सेल्फ फिल्ट्रेशन। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक फिल्टर। तो पहला स्टेप है स्कंदन। स्कंदन में क्या होता है, जिसको हम लोग कोगुलेशन भी बोलते हैं। तो स्कंदन, जल में उपस्थित गंदेपन और मैलेपन को दूर करने के लिए रासायनिक स्कंदन के लिए जल में फिटकरी डाली जाती है। 5 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर जल में गंदेपन के अनुसार फिटकरी डाली जाती है। देखिए पहला स्कंदन क्या होता है, कोगुलेशन, कि इसमें जो जल होता है, जल में जो भी गंदा या जो भी मैलापन है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें रासायनिक चीज़ मिलाया जाता है। कौन सा, तो फिटकिरी। फिटकिरी क्या है, एक रासायनिक चीज़ होता है। फिटकिरी रासायनिक को क्या किया जाता है, जल में डाला जाता है, और ये होता है एक गंदेपन के अनुसार जो है ये डाला जाता है। कितना पानी ज़्यादा गंदा है उसी अनुसार से उसमें फिटकिरी का मात्रा भी डाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली जो है 5 से लेकर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर पर 5 से 40 मिलीग्राम फिटकिरी डाला जा सकता है। अब ये निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा गंदे पानी है, उसी अनुसार से इसके बीच में तय किया जाएगा और डाला जाएगा। तो स्कंदन में क्या होगा कि फिटकिरी यानी रसायन को जल में गंदेपन और मैलापन को दूर करने के लिए मिलाए जाना, जो कि 5 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हो सकता है। तो या ये गंदेपन के अनुसार फिटकिरी डाली जाती है। तो पहला स्कंदन बहुत आसान हो गया, समझ गए।
अब स्कंदन के प्रोसेस हो जाएगा, उसमें रसायन मिला दिया जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस आता है मिश्रण का, मिक्सिंग का। तो जो फिटकिरी डाले हैं उसको अच्छी तरह से जल में मिलाने के लिए जल को अत्यंत तीव्र गति से हिलाया जाता है। अब स्कंदन के बाद दूसरा प्रोसेस आता है, क्योंकि स्कंदन में तो हम रसायन को डाल दिए, अब रसायन को सीधा डालने से तो होगा नहीं, उसको पूरे जल में जब तक हम मिलाएंगे नहीं तब तक कैसे गंदापन दूर होगा। तो इसके लिए मिक्सिंग किया जाता है, पूरे जल को अच्छे से हिलाया जाता है और फिटकिरी को बढ़िया से उसमें मिला दिया जाता है। तो ये होता है मिक्सिंग। तीसरा है उर्नन। उर्नन होता है फ्लोकेशन। उर्नन होता है कि जल को उर्नन कक्ष फ्लोकोशन में 30 मिनट तक धीमी गति से हिलाया जाता है। 30 मिनट तक हिलाने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा अवक्षेष प्रचुर मात्रा में पर्याप्त होता है। अब देखिए ये जो उर्नन है, फ्लोकोशन है, इसमें होता यह है कि जहाँ पे भी उर्नन कक्ष होता है ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है, कहीं ना कहीं ये बनाया रहता है प्रयोगशाला या जहाँ भी हो, क्योंकि ये जो होता है रैपिड सेल फिल्ट्रेशन ये महंगा होता है, खर्चीला होता है, इसमें बहुत सारे लाइट वगैरह बहुत सारे स्पेस को ज़रूरत होता है, ये थोड़ा सा जगह में ये संभव नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें हैं, बट ये फिल्टर करने का एक विधि है, इसलिए पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को स्वच्छता के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए ये सब विधि को भी पढ़ना रहता है। तो पहला हम लोग देखें स्कंदन, दूसरा मिश्रण, तीसरा उर्नन। उर्नन में क्या होगा कि जो भी जल में हम लोग फिटकिरी को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं उसको उर्नन कक्ष में ले जाते हैं, जहां पे 30 मिनट तक धीमी गति से हिलाया जाता है जल को। मिश्रण में तेज़ी से मिलाने के लिए, उर्नन में हल्का हल्का 30 मिनट तक हिलाएंगे, जिससे होता यह है कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका एक गाढ़ा जो है अवक्षेप जो है प्राप्त हो जाता है। अब मानिए किसी चीज़ में आप जो है समझिए आप क्या कीजिएगा, आप दूध को बहुत देर तक उसको हल्के हल्के हिलाइए, हल्के हल्के हिलाने से क्या होगा उसमें एक आपको क्रीम की प्राप्ति होने लगती है गाढ़ा टाइप में। तो उसी प्रकार से जो मिला हुआ फिटकिरी है, फिटकिरी जो मिला होता है, अब आप लोग कहिएगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्यों मिलेगा, तो जो फिटकिरी होता है उसमें एल्युमिनियम का मात्रा होता है और वो जल से अभिक्रिया करेगा, तो इसलिए क्या होगा वो आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप देगा जल को धीमे धीमे हिलाने से, क्या हाँ, उर्नन कक्ष में। तो ये चीज़ें हो गया, आप समझ गए। अब ये जो अवक्षेप दे देगा तो चौथा स्टेप होता है अवसादन का, सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, तो स्कंदित जल को अवसाद कुंडों में लाया जाता है। अब अवसाद कुंड, अवसादन कुंड, अब जो भी स्कंदित मतलब जो भी हम तैयार कर चुके हैं जल है, हिला डुलाकर मिलाकर जो भी चीज़ें हम लोग तैयार कर चुके हैं जल को, उसको हम लोग अवसादन के लिए अवसादन कुंड होता है, वही मैंने बताया कुंड हो। देखिए ये प्रक्रिया ज़मीन में भी हो सकता है कुंड खनकर, और ये प्रक्रिया किसी टैब वगैरह या मशीन वगैरह में भी हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में आप जल को शुद्ध कर सकते हैं या छोटे अमाउंट में भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो प्रक्रिया है क्योंकि महंग आता है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर लेता है, तो इसलिए यह जो है ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जल को शुद्ध फिल्टर करने के लिए ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इतना खर्च थोड़े जल के लिए क्यों करेगा लोग, इसीलिए। तो चौथा स्टेप जो अवसादन का है, सेडिमेंटेशन का है, इसमें स्कंदित जो भी जल है हिला डुला मिला हुआ उसको अवसादन कुंड में लाया जाता है। लाने के बाद फिर से वहाँ उसे 2 से 6 घंटों तक रखा जाता है। अब जो है अब जो अवसादन कुंड है या जो भी टैब वगैरह है वहाँ जल को लाकर 2 से 6 घंटे तक फिर से रखा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा शेष जल की अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाता है तथा जल अधिक साफ दिखने लगता है। अब देखिए जो हमने क्या बताया कि मानिए टैब है या कोई कुंड ही है, तो यहाँ पे हम लोग जो है जल डालेगा, एक स्तर यहाँ होता है और एक स्तर नीचे होता है, इसके पेंदी में होता है। तो जल कोई डलेगा, जल कोई डलने के बाद जो होता यह है कि यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ, जल डलेगा तो जल ऊपर से डलेगा, तो इसमें जो है क्या करेगा ये आता है। आने के बाद होता यह है कि अवसादन के प्रक्रिया में जब 2 से 6 घंटे तक जलों को छोड़ देते हैं, आप एक चीज़ समझिए कि आप जो है मानिए बालू और पानी को एक साथ मिला दिए, बहुत मिला लिए, उसको हम एकदम जो है कीचड़ टाइप का बना दिए, मतलब एकदम पानी और मिट्टी को एक साथ मिला के और किसी चीज़ में रखे। अब कुछ देर के बाद देखिएगा कि उसमें जितना भी मिला हुआ मिट्टी होगा वो नीचे पेंदी में बैठ जाता है और ऊपर आपको सिर्फ जल ही जल दिखेगा। भले वो जल गंदा हो, क्योंकि आप उसमें कुछ मिलाए नहीं है तो गंदा होगा ही। तो साफ के लिए उसमें क्या रसायन मिलाया जाता है ताकि जल साफ हो, तो जल जो है ऊपर बैठ जाएगा और नीचे मिट्टी रह जाता है। तो वही अवसादन के प्रक्रिया में कह रहा है कि 2 से 6 घंटों तक छोड़ देंगे अवसादन कुंड में जल को, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें जो अशुद्धियाँ होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा शेष जल की जो भी अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएगा और जल जो है अधिक साफ दिखने लगेगा। तो ये प्रोसेस होता है अवसादन में।
अब पाँचवा है फिल्ट्रेशन, मतलब सबसे लास्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का। अब निस्यंदन इसको बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जल को निस्यंदन के लिए द्रुत रेट फिल्टर में पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में जो है क्या कर लिए हैं, लेयर देख लिए हैं। वहाँ पे जो है क्या किया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या शेष जल का जो अशुद्धियाँ है वो ऊपर में बैठ चुका है और बहुत हद तक जो है जल साफ दिखने लगा है। तो अब उसके बाद हम लोग कहाँ लाते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेशन में लाते हैं, निस्यंदन में लाते हैं। जल को निस्यंदन के लिए द्रुत रेट फिल्टर में पहुंचाया जाता है और जो भी जल है उसको क्या किया जाता है, द्रुत रेट फिल्टर में पहुंचाया जाता है निस्यंदन के लिए, मतलब फिल्ट्रेशन के लिए, जहाँ पर जल लगभग 99% जो है शुद्ध हो जाता है। इसमें मंद रेत फिल्टर की तरह ही रेत एवं बजरी की परतें होती है तथा फिल्टर के तल पर शुद्ध जल की निकासी हेतु पाइप लगे होते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एक टैब होता है, टैब है, इसमें एक लेयर यहाँ होता है, एक लेयर यहाँ होता है। अब ये जो यहाँ पे एक लेयर होता है और यहाँ जो लेयर है, ये लेयर क्या करता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या जो भी अशुद्धियाँ है उसको क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है, अपने अंदर बैठा लेता है। और ये जो जल हल्का फल्का साफ हुआ रहता है ये फिर जाता है कहाँ पे जाता है, ये जाता है द्रुत रेट फिल्टर में, जहाँ पे बालू वाला लेयर है। बालू वाला लेयर में जाने के बाद होता है कि जो थोड़ा मोड़ा साफ हुआ है उसको 99% क्या करता है, जल को साफ कर देता है द्रुत रेट फिल्टर के सहायता से, जिसमें होता है कि बालू और बजरी का परत होता है। ये जो लेयर बना होता है बालू और बजरी का होता है, जो करता क्या है कि अपने अंदर जो तल होता है उसमें अशुद्धियाँ को ऑब्जर्व कर लेता है और शुद्ध जल का निकासी यहाँ से जो है नीचे से हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस ऐसे ही चलता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ये आया होगा। हम लोग क्या पढ़ाए हैं, पहला में हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला में जो हम लोग को था वो था क्या चीज़, पहला आपको 5 स्टेप याद रखें। स्टेप नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत होगा। स्टेप क्या था यहाँ पे देख लीजिए। स्टेप है स्कंदन, कोगुलेशन। कोगुलेशन में चीज़ें क्या था हमने बता दिया। मिक्सर में क्या था, मिक्सर में भी हिलाना बहुत तेज़ी से। उर्नन, उर्नन में हल्के धीमे गति से जल को उड़ाना उर्नन कक्ष में। चौथा है अवसादन, 2 से 6 घंटों तक रखेगा, जहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और शेष जल का अशुद्धि तल में बैठ जाएगा और जल बहुत अधिक साफ दिखने लगेगा। पाँचवा है फिल्ट्रेशन में, इससे जो है द्रुत रेट फिल्टर में जहाँ पे रेत और बजरी का परत होता है वहाँ पे जल को पहुंचाया जाता है, जहाँ पे 99% शुद्ध हो जाता है और निकासी पाइप के थ्रू जो है नीचे से निकल जाता है जल। तो ये चीज़ होता है। अब इस प्रक्रिया में जो रेत का तह होता है वहाँ पे कीचड़दार परत बन जाता है। इसको दूर करने के लिए फिल्टर की सफाई की जाती है। मतलब अब जो पानी साफ़ हुआ है तो जो कीचड़दार, मतलब जो साफ़ होने के बाद जो बच जाता है उसमें वो कीचड़दार हो गया तो उसको साफ़ करने के लिए फिल्टर को साफ़ करते हैं। तो ये 5 प्रोसेस है, आप लोग याद रखिएगा। स्कंदन, मिश्रण, उसके स्कंदन था, मिश्रण था, उर्नन कक्ष था, उर्नन कक्ष के बाद क्या था, तो उर्नन कक्ष के बाद था सेल्टिमेशन था। यहाँ पे देखिए उर्नन कक्ष के बाद क्या था, सेडिमेशन, अवसादन था, और 5वां में है निस्यंदन था यानी फिल्टर था। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं बहुत ही शानदार देखने वाले हैं कि क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों को समझाइए। एक क्वेश्चन अपने आप में इस बार के लिए बहुत ज़्यादा VVI है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों को समझाइए। अब इसको चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है इसको हम लोग देखते हैं। तो विटामिन ए के होने से बहुत ही प्रमुख रोग है। कौन कौन से रोग है, पहला है रतौधी। रतौधी तो नॉर्मल सब लोग जानते हैं। रेटिना में रोडोस्पिन कम बनने के कारण रात में बच्चे को दिखाई नहीं देता है। रतौधी होता है और रेटिना में रोडोस्पिन कम बनने के कारण बच्चों को रात में दिखाई कम देता है, जिसे हम लोग रतौधी बोलते हैं। ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। दूसरा है विटामिन ए की कमी से जीरोसिस होता है। जीरोसिस देख लीजिए स्पेलिंग, XEROSIS, जीरोसिस होता है। यह विटामिन ए की कमी तथा प्रथम चिकित्सीय लक्षण है। यह जो होता है जीरोसिस, यह विटामिन ए की कमी से होने वाला और यह प्राइमरी जो डॉक्टरेट जो सिम्टम्स होता है, जो मेडिकल सिम्टम्स होता है वो है। इसमें नेत्र श्लेष्मा का गीलापन खत्म हो जाता है, यह चिकनी चमकदार की अपेक्षा झुर्रीदार हो जाती है। अब ये जीरोसिस जो होता है इसमें जो आई होता है वो सूखा सूखा हो जाता है और झुर्रीदार होने लगता है आई, वही होता है आपका जीरोसिस। तो ये चीज़ें आप लोग देख लिए। उसके बाद है तीसरा है बीट स्पॉट। अब आप लोग एक नाम नया नया सुनेंगे, बीट स्पॉट, जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस। तो ये सब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है बीट स्पॉट। बीट स्पॉट क्या होता है, इसमें नेत्र श्लेष्मा पर भूरे, श्वेत, पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं।
जो बीट स्पॉट होता है, जो नेत्र श्लेष्मा है, नेत्र श्लेष्मा जो होता है हमारे आँख में होता है, ये है कि यह भूरे रंग का, श्वेत रंग का, पीले रंग का उस पर जो है धब्बा हो जाता है और वो होता है बीट स्पॉट। स्पॉट के नाम से यह स्पष्ट है कि धब्बा, किसी चीज़ पे धब्बा लग जाना, स्पॉट पर जाना, तो ही होता है कि नेत्र श्लेष्मा पर भूरे, श्वेत, पीले रंग का धब्बे पड़ जाना ही बीट स्पॉट होता है। चीज़ों को समझ गए। चौथा यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है, कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस यह एक गंभीर लक्षण है, पहले ही देख लीजिए, यह एक गंभीर लक्षण है जिसमें कॉर्निया शुष्क हो जाती है, मतलब सूख जाती है तथा एक अपारदर्शी हो जाती है, तथा यह जो है अपारदर्शी हो जाती है, मतलब यह पारदर्शी नहीं रहता है। पारदर्शी के मतलब जो एक साइड से दूसरे साइड दिखेगा, अपारदर्शी में जो एक साइड से दूसरे साइड नहीं दिखेगा। और चूंकि हमारा जो आँख है एक लेंस है, लेंस की तरह है, तो लेंस में होता यह है कि एक साइड से दूसरे साइड चीज़ें को आसानी से क्या है देखा जाता है। तो यही हमारा आँख जो है एक साइड से दूसरे साइड देखने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमारे आँख पे भी चीज़ें क्या होता है, कोई भी चीज़ें हम कब देखते हैं, जब चीज़ें हमारे आँख पर आता है और आँख हमारा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके उस चीज़ को जो है हमें दिखाई देता है। तो यही चीज़ें होता है। तो यहाँ पे जो कॉर्नियल जीरोसिस होता है, इसमें जो कॉर्निया है वो शुष्क हो जाता है और ड्राई हो जाता है, और उसके बाद अपारदर्शी हो जाता है, मतलब दिखाई जो है उसमें एक से दूसरे साइड नहीं देगा, और कभी कभी कॉर्निया में घाव यानी अल्सर बन जाता है कॉर्नियल जीरोसिस में। तो ये हो गया। पाँचवा है कॉर्नियल द्रवीकरण। कॉर्नियल का द्रवीकरण जिसको हम लोग केराटोमलेशिया या ल्यूकिफिकेशन बोलते हैं। केराटोमलेशिया या ल्यूकिफिकेशन जिसको हम लोग कॉर्नियल द्रवीकरण बोलते हैं। इसमें कॉर्निया का भाग अथवा संपूर्ण कॉर्निया मुलायम और मृदु होकर प्रस्फुटिक मतलब बर्स्ट हो सकता है। आँख शिथिल होने से दृष्टि चली जाती है। अब ये जो होता है पांचवा है कॉर्नियल द्रवीकरण, मतलब इसमें इतना ना अधिक मृदु होने लगता है, मृदु होकर मतलब सॉफ्ट हो जाता है कॉर्निया, कि यह जो है प्रफुष्ट मतलब बर्स्ट हो सकता है और कॉर्निया शिथिल होने से दृष्टि चली जाएगी। तो ये जो है 5 प्रकार के विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। कौन कौन? तो रतौधी जीरोसिस और एक था कौन सा जीरोसिस, एक है एक था कॉर्नियल जीरोसिस और एक है यहाँ पे कॉर्नियक द्रवीकरण। तो ये जो 4 तो हमको नॉर्मली याद है। एक 5 क्या था? एक था कॉर्नियल जीरोसिस, ये चीज़ है। एक है बीट स्पॉट, तो याद रखिएगा क्या चीज़ था? रतौधी जीरोसिस, बीट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस और कॉर्नियल का द्रवीकरण। नाम से स्पष्ट है। कॉर्नियल का द्रवीकरण मतलब कॉर्निया जो है मृदु बन जाएगा, द्रव ज़्यादा होने लगेगा तो मृदु ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर बर्स्ट कर जाएगा और जो है कॉर्निया शिथिल होने से दृष्टि चली जा सकती है। कॉर्नियल जीरोसिस होता है, ये खतरनाक लक्षण होता है, इसमें घाव हो जा सकता है, कॉर्निया आपका ड्राई हो जाएगा और अपारदर्शी होने से कॉर्नियल जीरोसिस होता है। बीट स्पॉट क्या होता है? तो जो नेत्र श्लेष्मा होता है उसमें पीले भूरे रंग का जो है धब्बा पड़ जाता है, ये चीज़ें हैं। जीरोसिस क्या होता है? तो यह आमतौर पे विटामिन ए की जो है प्रथम लक्षण चिकित्सीय लक्षण होता है, जिसमें नेत्र श्लेष्मा गीलापन खत्म हो जाता है तथा चिकनी चमकदार अपेक्षा झुर्रीदार हो जाता है। तो ये होता है जीरोसिस में। जीरोसिस क्या कर लिए? जीरोसिस देख लिए कि यह गीलापन खत्म कर देता है, मतलब मृदु नहीं होगा, यह चिकनी हो जाता है, चमकदार और झुर्रीदार मतलब ड्राईनेस हो जाएगा। ये होता है क्या चीज़? जीरोसिस। और रतौधी तो जानिए गए कि हमारे बच्चों में रोडोसिन कम बनने का, रात में बच्चों को कम दिखाई देता है, तो वो हो जाता है रतौधी नाइट ब्लाइंडनेस। तो जीरोसिस भी समझ गए। देखिए आँख को ना ज़्यादा मृदु होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मीन्स ना ज़्यादा उसमें द्रव आना चाहिए और नहीं ज़्यादा शुष्क होना चाहिए, ना मतलब नहीं ज़्यादा ड्राई होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो जीरोसिस होने लगेगा, अगर ज़्यादा मृदु हो जाएगा तो जो कॉर्निया है, कॉर्निया का द्रवीकरण होने लगेगा, जिसको हम लोग इसको क्या बोले हैं? केराटोमलेशिया होता है। तो ये जो ना हो, क्योंकि इसके होने से अधिक मृदुकरण होने से सॉफ्ट पड़ जाएगा, सॉफ्ट पड़ने से बर्स्ट हो सकता है और फिर आँख शिथिल होने के साथ दृष्टि भी चला जा सकता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ये विटामिन ए के होने से ये 5 रोग होता है, ये आँख के संबंधित ज़्यादातर रोग होता है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। पढ़िए और